जी धन्यवाद आपका। अ अ जो आपने विनय की बात सुनी और धनंजय की बात भी सुनी और काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु उन्होंने निकाल के रखे, लेकिन आप अपने चश्मे से बिहार की राजनीति को किस रूप में देखते हैं? बिहार की समस्याएँ मल्टीपल हैं, एक नहीं है। अ, उसके जॉब की समस्याएँ हैं, उसके पिछड़ेपन की समस्याएँ हैं और हर बार 20 सालों के बाद, 15 साल के बाद वो एक शब्द जंगल राज फिर से निकल कर आ जाता है और बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अगर सब कुछ अगर आपने कर भी दिया तो फिर बिहार के लोग अपनी नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए फिर वो केरल तक क्यों चले जाते हैं, अंडमान निकोबार तक क्यों चले जाते हैं बेचारे। अपने अपने प्रदेश में रोज़गार ना मिले, कौन छोड़ना चाहेगा? जब वो लोग ट्रेनों में भर-भर के वापस जाते हैं, अभी तिरुपुर से ट्रेनें भर-भर के वापस बिहार, यूपी जा रही हैं, तो देखकर तरस आता है कि उन लोगों को अपने रोज़गार के लिए कहाँ-कहाँ तक माइग्रेट नहीं करना पड़ता है। तो जहाँ अपॉर्च्युनिटी है बेचारे वहाँ जाते हैं, क्योंकि घर में रोज़गार नहीं है। पर शायद रोज़गार इस भारत में मुद्दा ही नहीं है एक्चुअली। चुनावी मुद्दा नहीं बनता, महँगाई मुद्दा नहीं बनता और कोई और इम्पोर्टेंट वो भी मुद्दा नहीं बनता। यहाँ पे ये मुद्दे ही नहीं इलेक्शन के अंदर, ये दिक्कत है। राकेश अचल जी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, अभी धनंजय जी ने और विनय जी ने बिहार को लेकर के बहुत सी बातें की और बड़ी महत्वपूर्ण बातें की, लेकिन मैं उसको जरा दूसरे नजरिए से यूं देखता हूँ। मुद्दों की तो आपने बात करी थी, मुद्दा वाकई में कोई मुद्दा नहीं है। बिहार विधानसभा में एक ही मुद्दा है कि सत्ता पर कब्जा कैसे हुआ जाए और कैसे दोनों गठबंधन चाहते हैं कि सत्ता चाहिए। 2005 से आरजेडी और बाकी के विपक्षी दल सत्ता से दूर हैं और जो आज के हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार में, माननीय नीतीश बाबू जी, वो 2005 से ही आप देखिए कि 20 साल हो गए उनको सत्ता में रहते हुए। और किस तरह से वो सत्ता में रहे, बिहार की जनता जानती, पूरा देश जानता है। कोई आदमी जिसको केवल 4 बार शपथ लेनी चाहिए थी मुख्यमंत्री पद की, वो 9 बार शपथ लेता है। यानी वो सत्ता छोड़ना ही नहीं चाहता है, उसे एनी हाउ सत्ता चाहिए। और जैसा अभी धनंजय जी ने कहा कि ये 2022 के बाद से वो नीतीश बाबू नहीं रहे जो 2022 के पहले नीतीश बाबू थे। आज बिहार में जो एजेंडा चल रहा है चुनाव के को लेकर के, वो नीतीश बाबू का कम, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ज्यादा है। खासतौर पर फ्रीवीज का जो मामला है। अभी मेरी बिहार की एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे 2 दिन पहले बात हुई। सुधा वर्गीज पद्मश्री हैं और मुसहर जाति के लोगों के बीच में काम करती हैं, बरसों से काम कर रही हैं, 50-55 साल से। उनका ये कहना है कि देखिए, ये जो पॉलिटिकल गिमिक है, ये जो इलेक्शन का गिमिक है, ये काम करेगा। क्योंकि 10,000 रुपए बिहार की गरीब जनता के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। 10,000 मतलब उन्होंने एक साथ बहुत सी जनता ऐसी इसने देखे ही नहीं है। तो उसको अगर आपने कहा है कि ये आजीविका वाली महिलाएं हैं, इनको अपना 10 दे दिए और सरकार में आएंगे तो और इसको बढ़ाएंगे, तो वो अपना काम करेंगे। हालांकि उनका सवाल ये है कि जनता ये भी जान रही है, जनता के मन में ये दर्द भी है कि आपने कोविड के समय ये 10,000 नहीं दिया जनता को, आप सत्ता में थे। आपने जब बिहार बाढ़ से पूरी तरह बर्बाद हो गया था, तब आपने जनता को 10,000 नहीं दिए, वो भूखों मर रही थी, रोजगार तो था ही नहीं। तो ऐसे मौके पर जनता वहां की समझ रही है कि कौन क्या कर रहा है, एनडीए गठबंधन क्या कर रहा है, यूपीए गठबंधन क्या कर रहा है। लेकिन मुश्किल ये हो गया है कि एक तो ये फ्रीवीज चुनाव की घोषणा के ठीक पहले चुनाव आयोग ने पूरा अवसर दिया जैसे सरकार चाहती थी, उस हिसाब से उन्होंने तारीखें भी तय कर दी। और जितनी योजनाओं के शिलान्यास प्रधानमंत्री से कराने थे, मुख्यमंत्री से कराने थे, वो सब करा दिए। पेंशन बढ़ाने की घोषणा करा दी, फिर बिजली फ्री 120 यूनिट तक कराने की घोषणा करा दी। रोजगार का जो अभी धनंजय जी बात कर रहे थे, उसका भी एक बड़ा ख्वाब दिखा दिया बच्चों को कि हम आएंगे तो आते से 6,000 को दे देंगे नौकरी, 6,000 से ज्यादा लोगों को जो है। तो अब वो समस्या ये आ गई है कि जैसे अतीत में 2 साल पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव को लूटा गया, ठीक उसी तर्ज पर अब बिहार का चुनाव भी लूटने के लिए तैयार खड़ा है। 10,000 की रकम किसी प्रदेश के चुनाव, विधानसभा चुनाव में नहीं दी गई। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी में उन्होंने कहा भाई 1,200 देंगे, किसी ने 2,100 दिया, किसी ने 2,500 दिया, लेकिन 10,000 एक मुश्त, और वो भी डीबीटी के जरिए सीधे खाते में डाल दिए। लोग देख सकते हैं कि उनके खाते में पड़े हैं। तो ये चुनाव तो लुट गया। और इस पर भी जो आप अक्सर कहते रहते हैं कि सरकार की मदद केवल केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, हमारी केंद्रीय न्यायपालिका भी कर रही है। जिस एसआईआर को लेकर के कल
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए कि एसआईआर तो चुनाव आयोग का काम है, उसमें हम दखल क्यों दें, आप बार बार हमारे पास क्यों आ जाते हैं। ये बात अगर वो 25 अप्रैल को जब ये मामला एसआईआर को लेकर के एडीआर वाले सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तभी कहते थे कि भाई हम दखल नहीं देंगे, आप जाके लड़ो मैदान में, आप नाम कटवाओ जुड़वाओ, हमें मतलब नहीं है। लेकिन वो चुनाव की घोषणा के ठीक एक दिन बाद कह रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो केंद्रीय चुनाव आयोग के काम में दखल दे। यानी केंद्रीय चुनाव आयोग कुछ भी असंवैधानिक करता रहे, कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो सरकार जो चाह रही है वो हो रहा है बिहार में। केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी उसमें हाँ में हाँ मिला दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाँ में हाँ मिला दी है, तो अब बचता क्या है। ऐसे में जो विपक्ष ने पिछले 6 महीने में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो आंदोलन किए, वोट अधिकार यात्राएं निकाली, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे दिए, उन सबका जो असर बना था वो इस 10,000 रुपए की रकम ने उसको मेरे को लगता है फीका कर दिया है। और लोग जब तक मतदान होगा और जब तक ये नतीजे 14 नवंबर तक आएंगे, तब तक 10,000 रुपए में वो अपनी पार्टी करते रहेंगे, मुर्गे दारू चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इस चुनाव को जीत पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि स्थितियां बड़ी अलग हैं। जैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में सत्ता में आई और लगातार 15-16 साल तक बनी रही। 2019-20 के चुनाव में कांग्रेस ने हटा दिया, जबकि उसके पास भी सत्ता नहीं थी कांग्रेस के पास 20 साल तक, उसके पास भी देने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन उसने एक नैरेटिव बनाया कि ये लूट की सरकार है और शिवराज सिंह को वहां से जाना पड़ा। ठीक यही स्थिति बिहार में है। माननीय नीतीश बाबू पिछले 20 साल से बिहार में बैठे हुए हैं, लेकिन बिहार की जनता को उन्होंने क्या ठोस दे दिया सिवाय सड़कों के, जिसका जिक्र अभी धनंजय जी ने किया, वो किसी की समझ में नहीं आता है। मैं समझता हूँ कि सड़कें विकास का एक अच्छा माध्यम हो सकती है, लेकिन उन सड़कों को बनाने से बिहार की जनता को कुछ नहीं मिला। वो गुजरात की एजेंसियों को मिला जिन्होंने सड़कें बनाई, सारे ठेके गुजरात के लोगों को दिए गए। तो बिहार तो जैसी अवस्था में 20 साल पहले था उसी अवस्था में आज है। अखिल भारतीय स्तर की तमाम संस्थाओं के नाम अभी गिनाए गए। निश्चित तौर पर वो छल वैसे ही किया जा रहा है जो मध्य प्रदेश में किया गया है। यहाँ हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए, हर संभाग में एम्स खोल दिए गए, स्टाफ है नहीं, बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी, ठेकेदार का पेट भर दिया, अधिकारी का पेट भर दिया, जनता को कुछ नहीं मिला। यही बिहार में हो रहा है। तो अब ये बिहार की जनता के ऊपर है कि वो इस छल को समझती है कि नहीं समझती है। और मुझे लगता है बेचारी समझने की कोशिश करे भी, तो आपने अभी ओबीसी का नाम लिया, वो नहीं समझने देना चाहते। आपने प्रशांत किशोर का नाम नहीं लिया, वो नहीं समझने देना चाहते, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो भूमिका है इस विधानसभा के चुनाव में, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने की भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 20-25 साल से सत्ता में अकेली दम पर नहीं आई है, उसे किसी न किसी का कंधा लगता रहा है। सुशील मोदी को तो आप धनंजय जी तो जानते होंगे, हो सकता है उनके मित्र भी रहे हों। बेचारे मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले पाले ऊपर चले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार नहीं बनी, क्योंकि बिहार की जनता भले ही पिछड़ी हो, गरीब हो, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। बिहार ने सांप्रदायिक जातीयता को भले ही बल दिया हो, लेकिन सांप्रदायिकता को बल नहीं दिया। कभी कोई वहां भी दंगा बहुत दिनों से मुझे तो दिखाई नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का ये अंतिम अस्त्र है, अंतिम अवसर है कि वो बिहार की सत्ता को हासिल करके जेडीयू को भी अलग करे। जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने आपके जो शिवसेना थी उसके 2 टुकड़े कर दिए, हरियाणा में जेजेपी के 2 टुकड़े कर दिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसे ही सरकार में आने के लिए तब तक वो चुप बैठी है जब तक कि ये नतीजे नहीं आ जाते। और जिस दिन नतीजे आ गए उसकी मंशा के हिसाब से, जैसा कि उसने तैयारी की हुई है भारतीय जनता पार्टी ने, उस दिन आप देखेंगे कि जेडीयू भी कहीं दिखाई नहीं देगा। क्यों, निश्चित तौर पर अब नीतीश बाबू की उम्र हो गई है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिखने लगा है कि अब वो अपने संगठन पर और अपने जो उनका सोशल इंजीनियरिंग का गणित है पुराना, उस पर अब ज्यादा काम करने की स्थिति में वो है नहीं। और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है। अन्यथा आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो जिन लोगों पर उंगलियां उठती हैं अक्सर, उनके लिए किसका इस्तेमाल किया? प्रशांत किशोर का। वो कहते हैं फलाने चौधरी, फलाने सम्राट, इनको पार्टी से बाहर करो, इनके खिलाफ हत्या के मामले, इन्होंने करोड़ों रुपए अपने ट्रस्टों में लूट के डाल लिए। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि बाहर से और कोई विरोध ना आ जाए और ये लोग सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी में बने रहें।
और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को, सिद्धार्थ चौधरी हो या अशोक चौधरी हो या दूसरे जो कुणाल है, कौन है मैं नहीं जानता, उनका नाम याद नहीं आ रहा, इन लोगों को कभी अपने पार्टी से दूर नहीं रख सकती है। उसे ऐसे लोग ही चाहिए सत्ता चलाने के लिए। और मुझे अभी भी ये पूरा यकीन है कि विपक्ष इस बारी भी तमाम मेहनत के बावजूद सत्ता से हाथ खो देगा। पिछली बार 15-20 सीटों से पीछे रह गया था, इस बार भी वही कमोबेश स्थिति बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हारना नहीं चाहती किसी भी कीमत पर। उससे दो नुकसान है, अगर हारती है तो बिहार तो जाएगा ही, दिल्ली भी हिल जाएगी। तो वो जो कीमत चाहिए, प्रशांत किशोर को चाहिए, ओवैसी को चाहिए, केंद्रीय चुनाव आयोग को चाहिए, या किसी चौथे आदमी को चाहिए, वो देने के लिए तैयार है। और जब इतना बड़ा खरीदार आपके सामने हो सत्ता का, तो ये कल्पना कि यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिहार में हो जाएंगे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2 चरणों में जिस ढंग से चुनाव होने